और आइए अब सीधे चलते हैं सौरभ के पास, जिनके साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ। शुक्रिया सुरभि, और स्वागत करते हैं हम राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब का। उनसे हम बातचीत शुरू करें उससे पहले राजस्थान का एक कोरोना अपडेट आपके सामने रखना चाहते हैं। राजस्थान में आज कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं और अब तक राज्य में कोरोना के 1104 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा केस जयपुर से सामने आ रहे हैं। जयपुर में ही अब तक कोरोना के 483 मामले पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो ये था आपके सामने राजस्थान का कोरोना अपडेट। सीधे चलते हैं पायलट जी के पास। सचिन पायलट साहब, स्वागत है आपका। और एक क्विक अपडेट हमने दिया है, आपसे अब ये समझना चाहते हैं इस वक्त राजस्थान में आपके लिए चुनौती कहां कहां किन किन एरियाज में बनी हुई है, अगर हम हॉटस्पॉट्स की बात करें। देखिए, लगातार देश भर में और प्रदेश में ये कोविड-19 पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और पहला पॉजिटिव पेशेंट राजस्थान में 2 मार्च को डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद से हम लोगों ने तमाम जो पाबंदियां लगानी थी, लॉकडाउन करना था, वो हमने किया है। अभी भी अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है तो उसके 2 किलोमीटर के आसपास हम लोग कर्फ्यू लगाते हैं। वर्तमान में लगभग 38 जगहों पर राजस्थान में कर्फ्यू लगा हुआ है। और जैसा आपने कहा कि जयपुर 1/3 जो पॉजिटिव केसेस हैं, पूरे लगभग 1100 ऑड केसेस हैं, उसमें से 1/3 जयपुर के हैं। यहाँ पर कंप्लीट हमने शटडाउन किया हुआ है उस इलाके को जहाँ से अधिकांश लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट एजेंसीज, सब लोग मिलकर इस कर्फ्यू और लॉकडाउन को हम लोग कामयाब बनाना चाह रहे हैं। लेकिन पब्लिक का पार्टिसिपेशन ही मैं समझता हूँ एकमात्र फॉर्मूला है जो इस लॉकडाउन को कामयाब बनाएगा। स्थिति को हम लगातार नियंत्रण कर रहे हैं और कोई कमी नहीं छोड़ रहे अपनी तरफ से कि इस वायरस को हम बढ़ने से रोकें। सचिन साहब, आप आज आए हमारे प्लेटफॉर्म पर। देश में एक चर्चा बहुत हुई थी भीलवाड़ा मॉडल की। आपके सामने अगर जयपुर चुनौती है तो आपके पास एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है भीलवाड़ा में। आपने जिस तरीके से कंटेन किया कोविड-19 को, उसके बारे में सब हम जानना चाहते हैं। वहां आपकी सरकार ने ऐसा क्या किया कि एक उभरता हुआ नहीं बल्कि एक साबित हो चुका हॉटस्पॉट आज पूरी तरीके से कोरोना फ्री है। जी, बड़ी संतोष की बात है कि भीलवाड़ा में अब जितने भी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स थे, अब वो सब उपचार के बाद नेगेटिव हो गए हैं। लेकिन हर राज्य में और हर जिले में अलग लैंडस्केप है। भीलवाड़ा में जो परिस्थिति थी, एक व्यक्ति के इन्फेक्टेड होने के बाद हॉस्पिटल के माध्यम से अधिकांश स्प्रेड हुआ वो वायरस, और हम कांटेक्ट ट्रेसिंग कर लगभग सभी लोगों को क्वारंटाइन करने में कामयाब हुए। लगभग 6000 लोगों को हमने आइसोलेट करके रखा था। 3 बार शहर की स्क्रीनिंग हुई और कंप्लीट शटडाउन, एक सुपर कर्फ्यू लगाया था ताकि बिल्कुल मूवमेंट ना हो व्हीकल्स का, दोपहिया साधनों का या लोगों का, और लोग घर में रहें। और लोगों की जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, दूध, फल, फूल, साग, सब्जी, वो सब हम लोगों ने, प्रशासन ने लोगों के घरों तक पहुंचाई। और पब्लिक समझ गई थी कि घर में रहकर ही वो अपना बचाव कर रहे हैं और इस कोरोना के खिलाफ जो युद्ध है उसको जीतने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। तो लोगों ने कोऑपरेट किया और वो जो मॉडल था, जो काम करने का तरीका था, जिला का प्रशासन जो वहां पर बहुत सतर्कता से उन्होंने काम किया। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं श्री भट्ट, उन्होंने बहुत ही मजबूती से और बहुत ही जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन वो मॉडल जो है, उसका जो प्रिंसिपल है, वो हम लगभग हर जगह फॉलो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, देश में जहां जहां हॉटस्पॉट्स हैं उसको हम कंटेन करने के लिए उसी तरह की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां पे आबादी बहुत ज्यादा है, जहां घरों में 2, 10, 50, 20 लोग रह रहे हैं और गलियां बहुत छोटी हैं और डिस्टेंसिंग हम कर नहीं पा रहे हैं, वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए समय लग रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द इस स्थिति को हम लोग नियंत्रण में कर पाएंगे। आपने शायद मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये रामगंज इलाके से लगे हुए मानक चौक की तस्वीरें हैं। जयपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां एक साथ कई लोग झुंड बनाकर आपको इस चौक पर खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा है। वहां पुलिस वाले इनको समझा भी रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने घरों से तभी बाहर निकल रहे हैं और अंदर जाने को तैयार नहीं हुए। अभी आपने 2 बातें कही पायलट साहब। एक, आपने कहा कि भीलवाड़ा का मॉडल हर जगह अपनाया जा सकता है, लेकिन हर तरीके की जाहिर तौर पर डेमोग्राफी अलग होती है, जनसंख्या की डेंसिटी भी अलग होती है। और आपने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, सुपर कर्फ्यू। तो ये सुपर कर्फ्यू भीलवाड़ा में कामयाब है तो दूसरी जगहों पर लागू करने में क्या विशेष दिक्कत आती है? देखिए, दिक्कत यह है कि कर्फ्यू लगाना
एक आवश्यकता और कोई भी सरकार चाहकर लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं करती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाती है, लोगों को असुविधा होती है, बहुत कष्ट, पीड़ा और दर्द लोगों को सहन करना पड़ता है। आसान निर्णय लेना ये है नहीं, लेकिन इसके खिलाफ कोई उपचार भी नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। तो हम लोगों को इसको अगर जीतना है तो सिर्फ कंटेनमेंट करके जीत सकते हैं। तो कर्फ्यू को हमने इम्पोज किया हुआ है, लेकिन जहां इतना संकीर्ण रास्ता हो, जहां घर, बालकनी, वरामदा और बहुत ही आसपास रहने का इलाका हो, जैसे मुंबई में कई जगह देखा है हमने, दिल्ली में कई जगह ऐसी हैं जहां आप चाहकर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर पड़ोस में कोई बहुत फर्क नहीं है। तो वो परिस्थितियां हैं और उस पर हमको अब उससे मैनेज करना पड़ेगा। हमने पूरे इलाके को 30 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया है और हर क्लस्टर की अलग अलग हम सैंपलिंग ले रहे हैं। और मत भूलिए कि हम लोगों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है ये इसलिए क्योंकि हम लोग लगातार टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। अगर हम टेस्टिंग ही नहीं करेंगे तो पेशेंट पॉजिटिव आएंगे नहीं। और ये बात सच है कि शुरू में लगता है कि बाकी राज्यों के अनुपात में यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है कुछ राज्यों के अंदर, लेकिन आप जो रेशो है टेस्टिंग वर्सेस पेशेंट्स गेटिंग पॉजिटिव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे तो पता ही नहीं पड़ेगा कि कितने पॉजिटिव पेशेंट हैं। अगर टेस्टिंग होगा, उनको आइसोलेट करेंगे, ट्रीट करेंगे, उनको ठीक करेंगे, यही एक तरीका है लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़े बहुत दिनों के लिए हम इस झूठ के कम्बल को ओढ़ के बैठ जाएं कि हमारे यहाँ बहुत कम पॉजिटिव पेशेंट्स हैं क्योंकि हम टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हैं। टेस्टिंग के अलावा कोई चारा नहीं है और हमने इसको रैंप अप किया है। अब रैंडम सैंपलिंग भी हम लोग करेंगे और मुझे लगता है कि टेस्ट करके, ट्रीट करके लोगों को स्वस्थ करें, यही एक लंबा, कठोर लेकिन सही रास्ता है सरकारों के लिए। ये बात आज राहुल गांधी जी ने भी कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। मैं इस पर आता हूं 1 मिनट के अंदर। मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहता हूं, ये कई राज्यों में हम लोग देख रहे हैं, क्या आपका राजस्थान का और खासतौर पर जयपुर का अनुभव ये है कि बहुत से लोग अभी भी सहयोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग में या लॉकडाउन में, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और इस काम के पीछे की जो मंशा है उसको खराब कर रहे हैं? वो तो स्वाभाविक, आपने देखा, कई बार मैंने भी देखा है टेलीविजन में, मीडिया के माध्यम से। देखिए इतना बड़ा देश है और आप कल्पना कीजिए जब अमेरिका है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जो शिक्षित देश हैं, विकसित देश हैं, जहां स्वास्थ्य की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, वहां पर भी वो कामयाब नहीं कर पाए। लेकिन मुझे खुशी है कि अधिकांश भारत की जनसंख्या, मैं कहता हूं लगभग सभी लोग इस बात को समझते हैं कि बचाव ही हमारा एक इलाज है। लेकिन फिर भी जो लोग आज इस कर्फ्यू को तोड़ रहे हैं या जानबूझ के अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं समझता हूं बहुत एक बड़ी डिसर्विस कर रहे हैं इस देश के साथ। क्योंकि आज हम लोगों को धर्म निभाना है, हम लोगों को अपनी देशभक्ति दिखानी है, हमें अच्छा नागरिक बनने का प्रमाण देना है, तो घरों में रहना है। और जो लोग इसको तोड़ रहे हैं, और खासकर वो लोग जो पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं या उनका दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए किसी भी सभ्य समाज के अंदर। क्योंकि ये डॉक्टर नर्सिस ही हैं जो हमारे को अपनी जान हथेली पे लेकर आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपका इलाज करेंगे। उन लोगों के साथ हम अगर दुर्व्यवहार करेंगे और ये दुष्प्रचार जो कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि इतने नाजुक घड़ी पर पूरा देश चिंतित है, क्राइसिस में हम लोग हैं, इमरजेंसी एक तरह से लगी हुई है हर जगह, वहां पर भी लोग अगर अपनी संकीर्ण सोच का परिचय दे रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन अधिकांश लोग जानते हैं कि भविष्य तभी सुरक्षित है अगर हम घरों पर रहें। अगर कोई तोड़ता है कर्फ्यू तो किसी जाति का, किसी बिरादरी का, कितना बड़ा छोटा कोई व्यक्ति हो, सरकार को, शासन को, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अब अगर राहुल गांधी जी ने जो बातें की उस पर मैं आना चाहूं तो राहुल जी ने आज ये कहा कि लॉकडाउन जो है वो एक पॉज बटन की तरीके से है, इससे आप बीमारी को पोस्टपोन कर सकते हैं। लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं लग सकता, लॉकडाउन हटेगा तो बीमारी भी बाहर आएगी। तो सर फिर अब देश ये जानना चाहता है तो हमारे सामने रास्ता है क्या? अगर लॉकडाउन के बाद भी बीमारी बढ़नी ही है तो हमें इससे निजात कैसे मिलेगी? नहीं, देखिए दो बातें हैं। ऐसा ये ईदर और सिचुएशन नहीं है। लॉकडाउन से स्वाभाविक रूप से जो स्प्रेड है उसको हम कंटेन कर सकते हैं। समय मिल जाएगा डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को, मेडिकल रिसर्चर्स को वैक्सीन डेवलप करने का। और हम आप जो अपना टेस्टिंग को रैंप अप कर रहे हैं, अपने हॉस्पिटल बेड्स को हम रैंप अप कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स को हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। अचानक से लाखों की संख्या में अगर मरीज आएंगे अस्पतालों में तो वो हम कभी उसको मीट ही नहीं कर पाएंगे। जब अमेरिका नहीं कर पा रहा, इंग्लैंड नहीं कर पा रहा, तो हम लोग कहाँ कर पाएंगे? आप कल्पना कीजिए। तो कंटेनमेंट से और लॉकडाउन से वो समय मिल जाता है हॉस्पिटल्स को अपने आप को गेयर अप करने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए।
अगर स्प्रेड, उसको बोलते हैं फ्लैटनिंग द कर्व, अगर वो कर्व फ्लैटन होगा तो स्प्रेड लंबे समय तक चलेगा, हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं। आप हमेशा दिखाते हैं कितने आंकड़े इन्फेक्टेड हैं, लेकिन जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं वो भी बहुत सारे लोग हैं। तो लोग उपचार हो गए, अगर स्वस्थ हो रहे हैं तो जो स्ट्रेस और प्रेशर है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो भी कम हो जाएगा। तो लॉकडाउन से निश्चित रूप से मदद मिलती है, और लगभग देश में, दुनिया में जिस देश ने लॉकडाउन नहीं किया वो आज पछता रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने जो किया, सब राज्य सरकारों से बस बात को माना है, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ जो इस देश की अर्थव्यवस्था है जो बिल्कुल ठप हो चुकी है, उसको पुनर्जीवित करना भी एक प्राथमिकता है। अगर हम इकोनॉमी को उसमें जान नहीं डालेंगे, हम लोगों को, जो लोग रोज अपना दिन में दिहाड़ी कमा के रात को अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अगर उन लोगों की चिंता हम नहीं करेंगे तो बहुत विकट समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरा ये मानना है, हम सभी का मानना है कि सबसे कमजोर जो वर्ग है, जो 2 जून की रोटी दिन में मेहनत करके कमाता है, दिहाड़ी करता है, रिक्शा खींचता है, ठेला लगाता है, पटरी पे काम करता है, उन लोगों के लिए हमें प्रावधान करना पड़ेगा। इस देश के पास पर्याप्त अनाज भंडार है, इतना पैसा हमारे पास है कि वो लोग लॉकडाउन तक कम से कम उनकी देखभाल हम लोग कर सकें। इसलिए खाद्य सामग्री, अनाज, राशन उन तक पहुंचना चाहिए, और जो क्रूशल सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी और हमारी सप्लाई चेन्स को मेंटेन करने के लिए, उन सेक्टर्स पे हम लोगों को छूट देनी पड़ेगी जो 20 अप्रैल के बाद मिल गई है। लेकिन प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। फैक्ट्री में काम भी हो तो दूरी मेंटेन कर करो, हाथ हम लोग धोएं, इन्फेक्शन को स्प्रेड ना होने दें, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए जो इनिशियल कदम हमको उठाने हैं वो भी बहुत जरूरी है। सचिन जी, जैसे हर व्यक्ति कह रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, आप लोग, राहुल गांधी, विपक्ष के लोग, सब लोग की लड़ाई बहुत लंबी है। आप लोग इस लड़ाई के फोर फ्रंट पर हैं। शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आप लोग जो राह दिखाएंगे उसी से देश आगे बढ़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको जैसी कामयाबी भीलवाड़ा में मिली है ऐसे पूरे राज्य में मिले और पूरे देश को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। राजस्थान के डिप्टी सीएम